हेलो गाइस, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि जैसे हमने चैनल स्टार्ट किया है अभी वाईफाई स्टडी नीट 20। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स पढ़ाएंगे हम, और उसमें भी आपको वो सारे कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। दूसरी बात है कि आपको इसके अलावा मैं सेल्फ ही केमिस्ट्री भी लूँगा आपकी। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कमांड की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में 180 आउट ऑफ 170 मार्क्स गेन किए केमिस्ट्री में। इसमें आपको बात करना है कि कैसे आप 180 में से 180 भी ला पाओगे। इसके लिए सबसे अच्छा जो आपको कॉन्सेप्ट है 180 आउट ऑफ 180 वो मैं बताऊंगा, वैसे आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस और एनसीईआरटी पैटर्न के आ रहे हैं। कहीं से आउट ऑफ बॉक्स आपको क्वेश्चंस नहीं जाएगा। जहाँ तक जितना पढ़ाएं उस पर ध्यान देना है और फोकस करना है। जैसे कि आज हम अपन शुरुआत करते हैं तो मैं आपको बेसिक नॉलेज कंप्लीट केमिस्ट्री की देता हूँ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, जिसे आप लोग कहते हैं कि लोग ऐसे मानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। हिंदी की बात करेंगे अपन, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या है कार्बनिक रसायन? इसमें आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग यही समझते हैं कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, इनऑर्गेनिक में नहीं होती है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस में होती है, किस में नहीं होती है। दोनों में ही होती है। इसको सीखना पड़ता है कि इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन कैसे आता है। वो हम 2-3-4 रिएक्शन आपको करवाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगले 10-5 मिनट के बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि मैं अभी बात करता हूँ आपसे बेसिक में, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म से ही उठा रहा हूँ क्वेश्चंस को इनऑर्गेनिक में, कि जैसे CuSO4 है वो रिएक्शन कर जाए KI के साथ तो क्या बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यही क्वेश्चन आएगा या इस जैसा आएगा। 100% है कि कॉपर से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। CuSO4 जब KI से विक्रिया करेगा तो Cu(I2) प्लस Cu(I2) जो बन गया और K2SO4 बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस आप करना, वो 10th-12th की बात है, वो 10th-12th में सीख चुके हो। आज आपका जो टारगेट है वो नीट जेईई एग्जाम है। तो CuSO4 जब KI के साथ रिएक्शन करेगा Cu(I2) प्लस K2SO4 बनाएगा। दोस्तों ये फर्दर आगे यही नहीं रुकेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के कारण ये यहाँ नहीं रुककर ये आपको Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में था, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में था और यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेज में हो गया। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि KI क्या कर रहा है तो आपका आंसर आएगा कि ये रिड्यूसर का काम कर रहा है। दूसरी बात, ये रिड्यूसर, लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ में कि ये CuSO4 जब KI के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर +1 में जाएगा और ये पूरे D ब्लॉक केमिस्ट्री में, किसमें? D ब्लॉक में। D ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर कॉपर ही एक ऐसा है जो +2 से +1 में कन्वर्ट होता है। नहीं तो कोई सी भी रिएक्शन उठा के अभी मैं करवा रहा हूँ कि जैसे FeCl3 उठा लिया मैंने, KCN के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये रिएक्शन जब भी करेगा तो ये FeCN का होल थ्राइस यही बनाएगा, आगे जो बनेगा वो बन जाएगा। यानी यहाँ पर भी फेरस +3 में है, यहाँ भी +3 में है। इसका मतलब आपको क्लियर हो चुका है कि D ब्लॉक में केवल और केवल अगर कॉपर रिएक्शन करेगा तो +1 स्टेज में जाएगा, और ना कोई भी रिएक्शन करता है तो +3 में है तो +3 में जाएगा। और या अगर वो जैसे FeCl2 है या फिर KCN दे रखा है तो वो FeCN का होल ट्वाइस इसमें कन्वर्ट होगा। अर्थात ये +2 में है तो यहाँ पे भी +2 में है, FeCl2 होगा, यहाँ भी +2 में है तो वहाँ भी +2 में ही रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ +3 में है तो यहाँ +3, यहाँ +2 में है +2 में, लेकिन कॉपर +2 से +1 में जाता है। ये एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही आते हैं। एग्जाम अगर IIT हो, जेईई हो या नीट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे यही क्वेश्चन और आगे लेते हैं इसको, रिएक्शन को। आप देखिए बच्चों, आपको
मज़ा आने लगेगा, आनंद आएगा, बहुत गजब का पढ़ाएगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में ले लो AgCl2 या AgCl, सॉरी AgCl ले लो आप, AgCl ले लो, KCN के साथ उठा के रिएक्ट करा दो। बच्चों क्या बनना चाहिए, मज़ा आ गया ना, देखो अब समझ में आ गया तुम्हारे कि AgCN बनेगा सर। क्यों बनेगा सर, क्योंकि सर आपने बता दिया कि कॉपर को छोड़ दो डी ब्लॉक में, कॉपर को अगर डी ब्लॉक में आप छोड़ देते हो, उसके बाद आप किसी को भी उठाते हो, कॉपर को छोड़ने के अलावा आप किसी को भी डी ब्लॉक से उठा लो, यह +1 में है तो ये भी +1 में रहेगा, अर्थात रिएक्शन करेक्ट। ठीक है, चलो ये बेसिक थी जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक में कोई भी रिएक्शन आपको दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, अब बच्चों अपन अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के क्वेश्चन बड़ा मजा आएगा आपको। देखो जैसे NaOH है बच्चों, NaOH की रिएक्शन मैं करवा देता हूँ, किससे, किसी से भी करवा लो। NaOH ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रट लीजिए बच्चों, रटना है इसको, कंप्लीट याद रहनी चाहिए। Cl2 के साथ करें, कोल्ड में करें, ठंडे में कर रहे हैं बच्चों, तो रिएक्शन जैसे ही करेंगे तो NaOCl बनेगा। बाकी जो बच रहा है वो देख लीजिए क्या क्या बच गया। एक तो आपका Na बन गया, O गया, H इधर बच गया, Cl बच गया, तो HCl बन जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। और अगर जैसे ही NaOH की रिएक्शन मैं Cl2 और हॉट ले लेता हूं दोस्तों, गर्म ले लेता हूं ये, और इसके साथ में रिएक्शन कर देता हूं, तो बच्चों मजा आ जाना चाहिए। NaOCl3 बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट बनेगा, क्लोराइट बनता है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये गर्म के साथ ये रिएक्शन करता है, ये बनाएगा, कोल्ड के साथ ये करेगा। इन दोनों रिएक्शंस को रट लीजिए, नीट या जेई में मिल जाएगी। अभी जेई जो 29 जो हुआ था 2019, इसमें ये क्वेश्चन आया था। 2020 में भी शायद एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन था हॉट के साथ वाला। अब उसके बाद बात करेंगे अपन कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपर जब HNO3 से क्रिया करे, कौन से HNO3 से बच्चों, बहुत अच्छा है, कॉन्सनट्रेट HNO3 से, तो क्या देगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर अगर कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया करे NO2 देगा। अगर जिंक भी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट करे, देखो गजब मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में, NO2 देगा। दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी है कि कॉपर भी अगर HNO3 कंसंट्रेट से अभिक्रिया करे NO2, जिंक HNO3 कंसंट्रेट से अभिक्रिया करे NO2, और अगर जैसे बेसिक और भी चीज है ये मैं बताता हूं आपको कि जैसे कॉपर है, ले लीजिए कॉपर है, अगर वो HNO3 कोल्ड से अभिक्रिया करे यानी रिएक्शन हो जाए तो क्या देगा सर, वो आपका NO देगा। क्या देगा, NO। लेकिन जिंक अगर HNO3 से अभिक्रिया करे, कोल्ड को डाइल्यूट लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ भी डाइल्यूट लिखो, तो ये रिएक्शन करे तो ये N2O देगा। ये रट के जाओ बच्चों, डायरेक्ट ऑप्शन मारो, टिक लगाओ, आंसर लो, नंबर लो, खत्म करो कॉन्सेप्ट को। कॉपर जब HNO3 कोल्ड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा NO देगा, जिंक N2O देगा। याद करने की ट्रिक देखो, सीधी शॉर्टकट कैसे याद रहेगा। कॉपर पहले आता है या जिंक पहले आता है पीरियोडिक टेबल में, तो आपको याद होगा कॉपर आता है 29, जिंक आता है 30, तो कॉपर पहले आता है, तो कॉपर के आगे नाइट्रोजन के आगे कुछ भी मत लगाना, उसको डायरेक्ट लिखना। ये जिंक बाद में आता है, एक नंबर ज्यादा लेकर आता है, तो नाइट्रोजन को एक नंबर ज्यादा दो, यानी 2 दे दो इसको, तो N2O बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तो आपको समझ में आ गया पूरा, और इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जैसे अब आगे चल रहे हैं अपन कि जैसे आगे की बात करें कि इनऑर्गेनिक में जैसे रिएक्शन पढ़ते हैं ना अपन हाइड्रोक्साइड वाली, ये कैसे होती है दोस्तों। जैसे NaOH है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, N2O से रिएक्ट करवा रहा है, तो सर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर N2O से रिएक्ट कर रहा है तो हम कैसे समझेंगे इसको, कैसे रिएक्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जो आए, कोई भी आपके घर आया उसके लिए आप क्या मंगवाओगे, वाटर मंगवाओगे, पानी मंगवाओगे। बच्चों पानी लाइए, बच्चों
पानी लाइए, पानी मिलाइए, पूछिए भैया आप कौन हो, पहले पानी पिलाओ फिर पूछो भैया आप कौन हो। चलो ये बता रहा है, देखो पूछो इससे कौन है, N2 हूँ, H2 हूँ, O2 हूँ। अच्छा भैया N2 है, H2 है, O2 है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि है कौन। साले अलग अलग करो इनको, क्या क्या है, N ले लिया एक से यहाँ पे N ले लिया, एक H ले लिया, और क्या ले लूँ, और तो मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ मैं, कि N ले लूँ, H ले लूँ, तो बट और समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या लूँ, कि N ले लिया मैंने, एक H ले लिया, एक O ले लिया, तो इससे कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो यार एक बार इसको ऐसे करो कि HNO3, अच्छा HNO3 बनता दिख रहा है क्या कहीं से, N2O2 N2O, एक मिनट इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसको आपको थोड़ा रोकना है, एक बार समझ में आ जाएगा आपको। रुको, ये देखो आप NaOH प्लस N2O, NO2 ले लो, इसमें NO2 ले लिया आपने, इसमें वाटर मिलाओ। नहीं, हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शंस को आपको कैसे पहचानना होगा, देखो बच्चों, इसके लिए आप क्या करो, जैसे NaOH NO2 से अभिक्रिया कर रहे हैं तो ऑक्साइड है ना ये, तो ऑक्साइड वालों में क्या करो, जैसे कोई भी आपके मेहमान घर पे आया तो क्या करोगे बच्चों, हम बोलते हैं बेटे पानी लाओ, पानी लाओ, तो इसको पानी लाओ भैया, ये लिया है सर पानी, पानी पिलाओ इसको, पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद पूछो भैया आप कौन हो, तो ये बता रहा है देखो मैं कौन हूँ, देखो N बताया इसने, H2 बताया, O3 बताया, मेरे को लग रहा है इससे कुछ बनता दिख रहा है सर, बन रहा है, क्या बन रहा है, HNO3 बन रहा है क्या सर, बन रहा है सर, HNO3, अच्छा, और फिर बच क्या रहा बच्चों, एक H बच रहा है सर, बहुत अच्छी बात है, एक H यहाँ बन गया, एक OH ये हो गया, ये तो ले गया पानी, भैया पानी वापस पानी में कन्वर्ट हो गया, हो ही जाता है ना, पानी वापस पानी में कन्वर्ट, बच गया जो उसको लिख दो, क्या लिखोगे, NaNO3, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इन चीज़ों को आपको कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही है, NaOH ले लो, CO2 ले लो, जैसे आपने ऑक्सीजन वो देखा, भैया बोले भैया पानी लाओ, चलो भैया पानी लेने गए, पानी पिलाओ, पिला दिया, क्या बना, H2CO3, अच्छा H2CO3 बन गया, सर क्या बनाना है, Na ऐसे कैसे आ गया, Na2CO3 है, Na2CO3, तो ऐसे तुम्हें हर चीज़ कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगी, इसको दो ले लेना, दो मोल, तो जब जाके रिएक्शन को आप सीधा बैलेंस कर सकते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है जो आपको पढ़ना पड़ता है इनऑर्गेनिक के अंदर, और इनऑर्गेनिक में और रिएक्शंस भी मैं ले लूँ क्या अभी, जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि इनऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ रिएक्शन पढ़ोगे आप। सबसे पहले तो P ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे, D ब्लॉक में पढ़ोगे, है ना। मेटलर्जी के अंदर तो बहुत ईजी रिएक्शन है, ये मेटलर्जी के अंदर तो बहुत ईजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, मानसी, एक याद कर लो, ये मानसी भी चोर है ना, मानसी भी चोर, ये ट्रिक याद रखना, मानसी भी चोर है, इसमें क्या है, मानसी भी चोर है, क्रोमियम, ऐसे किसी का नाम हो तो ऐसे कंफ्यूज ना होना, मानसी भी चोर है, इससे याद रखना कि एल्यूमिनियम के साथ ही रिएक्शन करते हैं तो Al2O3 प्लस Mn देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको मेटलर्जी में पढ़ने को मिल जाएगी। मेटलर्जी में एक रिएक्शन और आ जाती है कि NaOH के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं एल्यूमिनियम वाली, ये रिएक्शन हो जाती है। और एक जो आपको मेटलर्जी में पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत अच्छी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो मेटलर्जी का जो हेल-होराल्ड प्रक्रम पढ़ोगे ना, प्रोसेस, उसमें क्या है कि हेल-होराल्ड प्रोसेस के अंदर आपको, अगर आप 1 kg कार्बन एनोड का यूज करोगे ना, तो आपको आधा kg एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, ऐसा एक प्रोसेसिंग है हेल-होराल्ड, उसको आपको पढ़ना है, वो आप मेटलर्जी में पढ़ोगे। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत अच्छा था, कि ब्लू बॉक्स बना रखा था और उसमें कि जब उसने एक धोने, वो उससे ये जब वो उनको कपड़ों को धोती है, धोने के लिए लेके जाती है और फिर वो चेक करती है, और वो केमिस्ट्रियन होती है, एक रसायनिज्ञ थी, उसने चेक करके बताया था कि कैसे धातु में से जो अयस्क से मेटल्स को कैसे पृथक किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है, उसके बारे में भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ो उस चीज़ों को। अब इसके बाद अपन इनऑर्गेनिक को ख़त्म करके अपन बात करते हैं
इनऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म तो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल्स के बारे में जैसे बात करूँगा H2O, एक क्वेश्चन जो नीट में आया था, ये H2O है, NH3 है, और एक आपका क्या है H2O NH3 है। और चलो इन दोनों की बात करें। H2O और NH3 में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? वैसे मेरे को तो याद भी है भाई, इसका बॉन्ड एंगल कितना 104 या 105 के लगभग इसका हो जाता है, इसका 107 होता है। ठीक है, ये डाटा है NCERT का बच्चों। तुम कहोगे सर ये कैसे, तो ये डाटा है ना, तो ये ध्यान रखना है, इसका बॉन्ड एंगल इतना, इसका इतना। लेकिन एक कैसे ये समझने का एक्सप्लेनेशन देखिए, ये H होता है, ये H होता है, ये N होता है, ये H होता है, ये H होता है। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये लोन पेयर है बच्चों, इस पे लोन पेयर 2 हैं, इस पे लोन पेयर 1 है। ध्यान रखना, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा, लोन पेयर फिर बोन पेयर रिपल्सन, फिर इसके बाद बोन पेयर होता है। ये चीज़ें बेसिक है लेकिन याद होनी चाहिए सब चीज़ें। तो बच्चों देखो, अब आप मज़ा आएगा, देखो कंसेप्ट को समझने का अब सीखना बहुत ज़रूरी है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता है ना, ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन में से किसकी ज़्यादा है? तो यह तो याद है यार, फोन है सर। क्यों सर? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसकी ज़्यादा होगी सर। अच्छा, तो ये फिर इनको खींचेगा सर, खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। 2 भाई साहब हैं, 2 दबाएंगे, इधर से ये भी दबाएगा, इधर से ये भी दबाएगा। जब 2 दबाएंगे तो इसकी साइज़ घटेगी या बढ़ेगी? साइज़ घटेगी। तो बच्चों ये बॉन्ड जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 104 हो जाता है, और यहाँ पर यह बॉन्ड एंगल एक लोन पेयर के कारण 107 रह जाता है। तो बच्चों ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड कैसे, आपको बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इफेक्ट कैसे डलता है इस पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी उठा लेते हैं, जैसे कि नीट ने पूछे, उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। जैसे एक चीज़ आपको बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ में एक चीज़ हो रहा है NF3, यहाँ से एक चीज़ बताऊँगा बहुत अच्छी, और NH3। इसमें आपको पूछता है डाइपोल मोमेंट। बच्चों ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये भी यहीं से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे कि नाइट्रोजन है, इस पर फ्लोरीन लगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन लगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये लोन पेयर थे, इस पे भी लोन पेयर है, बिल्कुल सही है। आप देखो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या नाइट्रोजन की ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। ऐसा क्यों सर? ये डेल क्यों? डेल से दिखाते हैं अपन डाइपोल मोमेंट को, डेल्टा से। तो यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, ये ट्रिक है मेरी कि जब भी लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर और पॉजिटिव ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और लोन पेयर हो और नेगेटिव हो ये आपस में रिपल्स करते हैं। यहाँ रिपल करेंगे, दूर भगाएगा, यहाँ दूर भगेगा, तो दूर भगेगा तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, पास में लाएगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं डायरेक्ट, इनको अपन को ध्यान से सीखना है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें कि जैसे एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट थ्योरेटिकल याद करना है इसको। क्या है, सबसे पहले अपन बात करें, Cl2 है, एक F2 है, इन दोनों के एक बड़ा क्वेश्चन शानदार बनते हैं। सबसे पहले जब जैसे एम्स में क्वेश्चन आया कि इसमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो ये तो आपको पता होगा कि F2 की है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, तो वो क्लोरीन की है। ऐसा क्यों सर? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है, ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही ये आपका कपटी एलिमेंट कहलाता है, ये कौन सा, फ्लोरीन है ना, ब्लैक शिप एलिमेंट के नाम से जाना जाता है इसको उसमें, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है, डायरेक्ट याद रखना। और बॉन्ड एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैं अभी एम्स का पेपर मेरे पास शायद है तो मैं देख के बताता हूँ। अभी एम्स के पेपर में आया, हाँ ये है एम्स 2019 का पेपर था, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दिख रहा है हिंदी में है, बंद वियोजन ऊर्जा के सही क्रम बताइए। तो F2Cl2 I2Vr2, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड एनर्जी के अंदर जो आती है बंद वियोजन ऊर्जा,
तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो ये याद रख लो आप कि Cl2 है, Br2 है, F2 है और I2 है। बस बच्चों ये अगर आपको याद था तो एम्स का आपका 19 का क्वेश्चन क्लियर था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ऑप्शंस में यही दे रखे थे कि किसकी ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से आपका क्लियर हो जाता। उसके अलावा जैसे कि ये आपको ये क्वेश्चन जैसे आपको बता रखा है कि बंद वियोजन ऊर्जा, ये क्वेश्चन आया था एम्स में डायरेक्ट। तो अब आप देख लोगे F2Cl2, F2I2, तो कौन सा आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जाएगा? तो सेकंड सही है कि F2 की I2 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। वैसे ही अगर एक क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन की देख लें अगर अपन, जैसे मैंने अभी तक पढ़ा है उनमें से N3H के विस्फोटन से प्राप्त गैसीय मिश्रण होता है, तो N3H का वही रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो अब आपको अपन इनऑर्गेनिक में ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए थी, ये इनऑर्गेनिक के बारे में बातें हुई। अब वैसे ही अपन फिजिकल के बारे में भी कॉन्सेप्ट्स लेंगे। जैसे फिजिकल के अंदर अब अपन सॉलिड पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊँगा SCP, CCP और SCP और BCC, इनका कितना 68% इसकी पैकिंग पावर एफिशिएंसी होती है, इसकी कितनी होती है 52% होती है, इनकी 74, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको सॉलिड में जैसे डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सॉलिड में आपको मैग्नेटिक कौन कौन से हो गए, जैसे फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल क्या होते हैं, NCERT में जो दे रखे हैं उनको डिट्टो याद रखना है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन वहीं से आ जाता है बच्चों कि वो जैसे एक ये बात कर लिया इधर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हिमांक डेविएशन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वहाँ से कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना आपकी CP, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं बोलता हूँ CP, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट में जो डेविएशन उसके ही समानुपाती हो जाती है, यानी सीधी इन्वर्स होती है। लेकिन जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके इन्वर्स होती है, ये ध्यान रख लेना ना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मस्त मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रो के अंदर तो यूं उड़ा के रख देते हैं, इलेक्ट्रो के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना बारी बारी क्वेश्चन जो n अवस्थी के अंदर, उनको सबको बना देंगे नॉर्मल तरीके से, वो तो सब बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत ईजी करना अपना ही काम है। उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो फिजिक्स के चलते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ा होगा तो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे पढ़ते हैं ना तो उसमें एक दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl का, तो बताइए ये इसको मिला दूंगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन कैसा एसिडिक होगा बेसिक होगा वाटर में। तो इन चीज़ों को बस बेसिक क्वेश्चन तो ये बन जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होनी चाहिए। एक याद रखना, इनऑर्गेनिक के अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर में आपको ये याद रख लो, गिनती याद रखो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे बॉन्ड ऑर्डर, इसका कितना होता है उससे स्टार्ट करना। जैसे इसका 0.5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1.5 होता है, इसका 2 होता है, 2.5 होता है, 3 होता है। सॉरी ये नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक कुछ नहीं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर में 1 वो 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे चलता है। तो यहाँ से 0.5 1 1.5 2 2.5 3 यानी 14 पे जाकर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है बच्चों, और यहाँ पर 15 पे वापस यहाँ से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, 16 पे 2 हो जाएगा, 17 पे 1.5 हो जाएगा, 18 पे जाके आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, अब आपको क्या होना चाहिए, ये चीज़ें सब कुछ दिमाग में रखना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन की। एक बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जैसे PO4 माइनस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं अपने पास कि कैसे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और एक चीज़ें ये जो ध्यान रखना कि जो 4th चैप्टर है NCERT का केमिकल बॉन्डिंग करके, उसके अंदर जो नाम दे रखे हैं ना, बैंड शेप है कौन सा, जैसे SF4 है,
ये कैसा है, डेकुले स्ट्रक्चर्स है, ये सीसॉज स्ट्रक्चर है, ये सीसॉज कहते हैं इसको, सीसा स्ट्रक्चर। और जैसे बनाना बॉन्ड किस में बनता है, B2H6 में बनाना बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि BH3 और BH3 ये दोनों जुड़ते हैं तब बनाना बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि H3, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो डायरेक्ट याद रख लो इनऑर्गेनिक के अंदर। तो बच्चों कह रहा हूँ ना आपको, ये जो आज पढ़ाया है इतना सा लेक्चर, इससे 3-4 क्वेश्चन फंसेंगे। H3BO3 इसे ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, ये इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड है ना, तो नाम ऑर्थोबोरिक एसिड है। और ये जो है OH रिसीवर है, ये याद रख लो, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये OH रिसीवर है। दूसरा चीज़ है कि इसका इक्विवेलेंट फैक्टर M/1 होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद है, तो बस ये क्वेश्चन यही तो आ रहे हैं बच्चों, और क्या आएंगे। तो ये चीज़ याद है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे माइंड से भी स्लिप हो रहा था, नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन क्या था, H3PO2 और H3PO3 ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरस, जिसे कहते हैं फोस्फोनिक, और ये होता है फोस्फेनिक। बस ये शब्द में इंपॉर्टेंट था कि फेनिक और फोनिक। तो इसमें पूछा था इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है। जितने ऑक्सीजन होते हैं उसमें से एक कम कर दो, इसकी बेसिसिटी 1 आएगी, और इसकी पूछेगा तो इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन से भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। अभी एक क्वेश्चन और बताता हूँ, H3PO4 H3PO3 और H3PO2। अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, ये ध्यान रखना कि इसमें आपको ने अब तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं MCQ के अंदर, वो पढ़े खूब बार आया है ये एग्जाम्स में। इसमें आपने पढ़ा होगा कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेज ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ये एक्सेप्शन है, और मैंने तो कहा है ना कि मेरा केमिस्ट्री पढ़ाने का मतलब है एक्सेप्शंस को पढ़ाना। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे तो इसकी होनी चाहिए ना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ PO2 की ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि PO2 का Ka वैल्यू के आधार पर चलेगी। Ka वैल्यू इनका NCERT में दे रखा है, उसको आप एक बार रीड कर लो, पता लग जाएगा आपको कि ऐसा इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि Ka वैल्यू से इसका रीजन जाएगा। अगर एम्स में क्वेश्चन ये आता है कि H3PO2 की अम्लीयता H3PO4 से ज़्यादा है, तो इसका रीजन होगा कि उसका Ka स्थिरांक है, Ka स्थिरांक के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात अगर मैं पूछूं तो ये भी ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन से पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक का मतलब एक्सेप्शन, और इनको भी NCERT से ऐसा निकाला है जैसे जूस निकाला है NCERT का। देखो, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। तुम सोचोगे सर ये क्या पढ़ाया बच्चों, देखो इसमें क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन सी भरे हैं, इनऑर्गेनिक तो है एक्सेप्शन। इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। जैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाती है। तो ये डायरेक्ट याद रहे कि BI3 की एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न याद रखिए, क्योंकि ये ऐसे रीज़न का क्वेश्चन है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। जब बच्चों अपन इसे करके पढ़ा देते हैं ना, तो चीज़ें क्या है, बहुत इजी हो जाती है, उनको पढ़ने में मज़ा आ जाता है। जैसे और कुछ कॉन्सेप्ट्स ले ले अपन इनऑर्गेनिक के, जो आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं कि सर हमसे पढ़ा नहीं जाता। जैसे मैं कहता हूँ P ब्लॉक को तो मैं ऐसा रगड़ता हूँ कि समझने वाला ऐसा कहता है सर सारी रिएक्शंस याद करवा दी। हाँ बच्चों करवा दी ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही आ रहे हैं, सब कुछ क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। जैसे 18 ग्रुप के मैं सारी रिएक्शंस डायरेक्ट याद करवा देता हूँ, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, बस रिएक्शन कैसे होगी उसको करवा देते। P ब्लॉक में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे को याद आ रहा है, वो बता देता हूँ। CS4, ये 11th के P ब्लॉक से CSO4 2H2O, ये मोनोक्लिनिक होता है। क्या होता है ये? मोनोक्लिनिक। ये मोनोक्लिनिक होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बनाएंगे अपन। ये जिप्सम है, इसका नाम तो क्या है, जिप्सम है, लेकिन ये मोनोक्लिनिक रूप है इसका, जो आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में। इसको मैं गर्म करता हूं तो दोस्तों ये CuSO4 2H2O कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक में। किसमें? ऑर्थोरोम्बिक।
ये ऑर्थोरोम्बिक आगे जाके मैंने गर्म कर डाला इसको 373 पे और ये कन्वर्ट हो गया CaSO4 हाफ H2O। ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो गया। POP में कन्वर्ट होने के बाद हाफ H2O ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है हाफ H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर 373 से ऊपर गर्म कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डेड ब्रंट प्लास्टर। अच्छा सर ये क्यों पढ़ाया बच्चों, ये जेई के अंदर अभी 2020 का अप्रैल में जो एग्जाम हुआ उसमें आया था ये क्वेश्चन, और नीट ने भी पूछ चुका है कि जब इससे ऊपर टेम्परेचर पर पीओपी को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, डेट ब्रंट प्लास्टर में कन्वर्ट होता है, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज इसका मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट हो जाता है इसको गर्म करने पर, ये बेसिक चीज थी। मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट हो गया, ये आपको डी ब्लॉक में पढ़ाएंगे कैसे मोनोक्लिनिक होता है कैसे ऑर्थोरोम्बिक होता है। उसके अलावा भी अगर इनऑर्गेनिक में अपन और ज़्यादा बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि जो सीमेंट का प्रोसेसिंग होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। सीमेंट पढ़ोगे आप इसमें, सीमेंट पढ़ना पड़ता है आपको, सीमेंट पढ़ोगे आप इसमें ना, तो सीमेंट का जो प्रोसेस होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। अच्छा भैया एक्सोथर्मिक होता है सीमेंट का जो जमने का प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सीमेंट का संगठन बताओगे सर, हाँ बताएंगे ना बेटे। इसमें 65% ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। बाकी आपको Al2O3 भी होता है, MgO भी होता है, ये 22% के लगभग होता है, ये 14% होता है। जो भी NCERT में दे रखा है, शायद 7% जो भी दे रखा है वो आप डाटा कैलकुलेट कर लीजिए NCERT से, पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सीमेंट का प्रोसेसिंग एक्सोथर्मिक होता है। सीमेंट को जमने से अगर आपको इसको टाइम पीरियड बढ़ाना है तो इसमें क्या जिप्सम मिला दिया जाता है। और वैसे भी आपको क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन से अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग होता है, बोरोन का यूज हो रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है, एरोप्लेन्स के पंख, जो एरोप्लेन होता है उसके वो फैन बनाने में होता है, विंग्स बनाने में होता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो ये यूजेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले। होम सिग्नल्स के अंदर अपन यूज़ करते हैं, जैसे पी ब्लॉक के अंदर आप पढ़ोगे, जैसे फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस चमकता है, रात के अंदर चमकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्या होती है, लाइट की तरह वो तरंगे जनरेट्स होती है फॉस्फोरस के अंदर से। वैसे ही अगर मैं बात करूँगा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया की रिएक्शंस आपको NH2CO NH2 के रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। एक याद आ गया मेरे को यार, वो भी बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड होता है ना बच्चों, हाँ वो कैल्शियम कार्बाइड है। ये क्या कैल्शियम कार्बाइड, हाँ चलो कार्बाइड को अब छोड़ो, कार्बाइड से एक साथ पढ़ाएंगे। अभी तो आपको बेसिक नॉलेज दी है मैंने, अब मैं जैसे चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो इनऑर्गेनिक में एक साथ उड़ा दूंगा। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर सब चैप्टर एक साथ हो जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, कोऑर्डिनेशन से फिर हमने अभी नॉलेज नहीं ली, लेकिन जैसे कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन से खूब आते हैं। कोऑर्डिनेशन की जो आयनन संकुल क्या होता है, जो 12th के बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी 4-5 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन से। जैसा भी होगा सारा डिस्कस करेंगे अपन। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप निश्चिंत रहिए कि जब फिजिक्स पढ़ा रहा है तो फिजिकल तो आपको मस्त समझ में आएगा, और साथ ही साथ इसके साथ अपन डिस्कस करते जाएंगे आगे भी। और इनऑर्गेनिक आज बताइए, आप फिजिकल बताऊँगा एक दिन, और फिर आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊँगा। थैंक यू बच्चों, और सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, और उनको बच्चों को ये जुनून आ जाना चाहिए कि सर के साथ पढ़ने पर हम बढ़िया स्कोर करेंगे, अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। और मैं इसको कंटेंट को क्या है थोड़ा और डिस्क्राइब करूँगा, ताकि उसमें क्या है 12th बोर्ड वालों का बच्चों का फ़ायदा होगा। 12th बोर्ड का बहुत अच्छे तरीके से CBSE बोर्ड को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। वैसे तो RBSE को रहेगा, पर RBSE का क्या पता पैटर्न थोड़ा सा बदलता रहता है। CBSE का NCERT, और NCERT को आपको कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं है। मैं जितना चीज़ें पढ़ाया हूँ आपको वो सारी NCERT बेस से पढ़ाया हूँ।
थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी गलतियां हैं उनको बताएं। अगर आपको बोर्ड पे सही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें बताएं। थैंक यू बच्चों, सभी को धन्यवाद।